CH271 राजवीर का बर्थडे। रूही के लहजे में साफ साफ धमकी थी, जिसे शिवाय हर्षवर्धन समझ रहे थे। शिवाय कुछ बोलना चाहता था, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे इशारों में ही चुप रहने का इशारा किया और फिर रूही की तरफ देखकर बोला, अंडरस्को, अगर उसने तुम्हारे पति को मारा है तो तुम्हारा पति भी कोई बेचारा बनकर पिटा नहीं। बदले में तुम्हारे पति ने भी तुम्हारे भाई पर पूरा हाथ साफ किया है। यकीन नहीं आता तो राजवीर से पूछ लो। रूही ने पलटकर राजवीर को देखा तो राजवीर अपनी नजरें इधर उधर करने लगा, क्योंकि हर्षवर्धन ने जो कहा था वह सच था। दोनों के बीच हाथापाई तो हुई थी, लेकिन दोनों ने ही एक दूसरे को तसल्ली से मारा था। अब आगे रूही फिर राजवीर के सामने गई और बोली, अंडरस्को, राजवीर, तुमने मेरे भाई पर हाथ उठाया। राजवीर कुछ नहीं बोला। रूही ने फिर कहा, अंडरस्को, राजवीर, बताओ, क्या तुमने मेरे भाई पर हाथ उठाया? तुम मेरे भाई पर हाथ कैसे उठा सकते हो? राजवीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अंडरस्को, मैं तो पैर उठाने वाला था, लेकिन तुम्हारे भाई ने मौका ही नहीं दिया। ये सुनते ही रूही के चेहरे पर गुस्सा आ गया और वह बोली, अंडरस्को, खबरदार अगर आज के बाद तुमने मेरे भाई पर हाथ उठाया। हर्षवर्धन ने कहा, अंडरस्को, अच्छा रूही, बहुत हुआ, चलो अब केक कट कर लेते हैं। थोड़ी देर बाद विराज, वीरा और पैंथर और पीहू भी आ गए। सब बातें कर रहे थे, लेकिन शिवाय की नजर गेट पर थी। राजवीर जाकर शिवाय के बराबर में खड़ा हो गया और बोला, अंडरस्को, छुई मुई का वेट हो रहा है। शिवाय ने राजवीर को देखा लेकिन कुछ कहा नहीं। राजवीर के हाथ में बिस्किट था, जिसे वह खा रहा था। राजवीर ने एक बिस्किट शिवाय की ओर बढ़ाते हुए कहा, अंडरस्को, खाकर भी इंतजार कर सकते हो, फिर कहोगे कि रूही तुम्हारे पति ने खाने के लिए भी नहीं पूछा। शिवाय ने एक बार राजवीर को देखा और फिर बिस्किट उठा लिया और फिर से अपनी नजर मेनन गेट पर टिका दी। राजवीर और शिवाय दोनों ही बिस्किट खाने लगे। दोनों ही गेट की तरफ देख रहे थे और तभी डैनी और आर्या अंदर आए। शिवाय की नजर आर्या पर टिक गई। आर्या ने आज व्हाइट कलर का फ्रॉक सूट पहना हुआ था, उसे पर रेड कलर का दुपट्टा लिया हुआ था, कानों में डायमंड इयररिंग्स पहने हुए थे, खुले बाल किए हुए थे, जिस वजह से आर्या बहुत सुंदर लग रही थी। वही आर्या ने सबको देखा तो थोड़ी देर के लिए नर्वस हो गई, लेकिन फिर वह सीधा विराज के पास गई। ये देखकर शिवाय की बोएं तन गई और राजवीर को हंसी आ गई। शिवाय ने राजवीर के बाजू पर मारकर कहा, अंडरस्को, तू क्या दिव्यांश की कमी पूरी कर रहा है? सीनियर, अपनी लव स्टोरी पर ध्यान दे, मेरी लव स्टोरी पर नहीं। वैसे भी मेरे उसके बीच बहुत कुछ ठीक हो गया है, बस ये विराज के साथ थोड़ा कंफर्ट फील करती है, इसीलिए उससे बात करती है, समझे? राजवीर ने कुछ कहा नहीं, बस अपनी हंसी कंट्रोल करता रहा और उसने धीरे से हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने रूही की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, चलो रूही, अब केक भी कट कर लो। रूही ने राजवीर की तरफ देखा और राजवीर ने कहा, अंडरस्को, चाचू, मैं इतना बड़ा होके कट करता हुआ अच्छा लगता हूँ। शिवाय ने हंसकर कहा, अंडरस्को, नहीं, तुम तो अच्छे नहीं लगते। रिद्धिमा को बुला लेते हैं, वह आकर केक कट कर देगी। रिद्धिमा का नाम सुनकर राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, अंडरस्को, हाँ क्यों नहीं, उसे बुला लो, फिर तो मैं उसके साथ मिलकर केक कट करूंगा। रिद्धिमा का नाम सुनकर रूही के चेहरे पर गुस्सा उमड़ आया। रूही ने कहा, अंडरस्को, कौन रिद्धिमा? किसकी रिद्धिमा? ये आप दोनों किसकी बात कर रहे हो? पहले कह देती हूँ, अगर कोई गर्लफ्रेंड का चक्कर है तो उसे जिंदगी से अभी के अभी रुखसत करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में बस अब मैं रहूंगी और कोई नहीं, समझे? इतना कहकर रूही ने राजवीर के हाथ में चाकू पकड़ा दिया और उसकी बाजू पकड़कर खींचती हुई एक टेबल के पास लाई, जहां पर केक रखा हुआ था। राजवीर को ये सब अजीब लग रहा था, लेकिन रूही की खुशी के लिए वह इतना तो कर ही सकता था। थोड़ी देर बाद राजवीर और रूही दोनों ने मिलकर केक कट किया और सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद सब ने मिलकर डिनर किया। सब डिनर कर रहे थे और सब रूही के खाने की तारीफ कर रहे थे। सच में रूही बहुत अच्छा खाना बनाना सीख गई थी। खाना खाने के बाद सब सेटिंग एरिया में आकर बैठ गए। राजवीर का घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन बहुत छोटा भी नहीं था, इसलिए वहां एक छोटी सी गैदरिंग तो आराम से हो गई थी। थोड़ी देर बाद दिव्यांश का वीडियो कॉल आया। दिव्यांश को सीनियर का बर्थडे याद था, इसीलिए उसने रूही को वीडियो कॉल किया था। दिव्यांश ने जब सबको साथ में देखा तो उसे अपनी फैमिली की याद आने लगी। एक तो दिव्यांश दृष्टि को अभी तक मना नहीं पाया था, ऊपर से अपनी फैमिली को साथ में देखकर वही इमोशनल हो गया। उसने जैसे तैसे अपनी इमोशंस को कंट्रोल किया और फिर सबसे एक एक करके बात की। बात करने के बाद दिव्यांश ने फोन कट कर दिया, लेकिन हर्षवर्धन ने दिव्यांश के चेहरे को भांप लिया।
थोड़ी देर बाद विराज ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया और वीरा का हाथ पकड़कर उसके साथ डांस करने लगा। वीरा भी विराज के साथ बहुत अच्छी कंपनी एंजॉय करती थी, इसलिए वह भी विराज के साथ डांस करने लगी। डांस करते करते विराज ने आर्या का हाथ पकड़ा और उसे भी खींच लिया। धीरे धीरे सब डांस करने लगे, लेकिन शिवाय डांस नहीं कर रहा था, वह बस अपनी छुई मुई को देख रहा था। राजवीर और रूही डांस नहीं कर रहे थे। राजवीर को डांस करते हुए शर्म आती थी, वैसे भी उसे खास डांस करना आता नहीं था। वही रूही राजवीर के बिना डांस नहीं करना चाहती थी। तभी पीहू आई, उसने राजवीर की कलाई पकड़ी और उसे खींचते हुए कहा, अंडस्को राजवीर जीजू चलो ना डांस करते हैं, वैसे भी आपने मुझे छोड़कर मेरी बहन से शादी कर ली, अब कम से कम डांस तो मेरे साथ कर लो। ये सुनकर राजवीर की हंसी छूट गई। राजवीर ने पीहू को गोद में उठा लिया और उसके साथ डांस करने लगा। पीहू और राजवीर की जोड़ी भी अलग ही थी। थोड़ी देर पीहू के साथ डांस करने के बाद पीहू जाकर हर्षवर्धन की गोद में बैठ गई, क्योंकि हर्षवर्धन ही था जो डांस नहीं कर रहा था। फिर राजवीर ने रूही की तरफ हाथ बढ़ाया और रूही को हंसी आ गई, क्योंकि वह जानती थी राजवीर को डांस करना नहीं आता। फिर भी वह राजवीर के साथ डांस करने के लिए खड़ी हो गई। राजवीर और रूही डांस करने लगे। रूही तो अच्छे से डांस कर रही थी, लेकिन राजवीर वो तो बस हाथ हिला रहा था। रूही को राजवीर को ऐसे देखकर हंसी आ रही थी और उसने हंसते हंसते अपना सिर राजवीर के सीने पर रख लिया और राजवीर ने भी अपनी बाहें रूही की कमर पर लपेटते हुए कहा, अंडस्को ये मुझसे कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं भूल जाओ रूही कि मैं कभी डांस कर सकता हूँ। थोड़ी देर बाद आर्या शिवाय के पास आई, बोली, अंडस्को मिस्टर ऑलराउंडर आप डांस नहीं करेंगे? शिवाय ने कहा, अंडस्को नहीं, मुझे डांस करना नहीं आता। ये बात विराज और राजवीर ने सुन ली और वे अपनी हंसी कंट्रोल करने लगे, क्योंकि सब जानते थे शिवाय को डांस करना आता था, लेकिन फिर भी वह छुई मुई के सामने इनकार कर रहा था। आर्या ने बहुत हक से शिवाय की बाजू पकड़ी और उसे उठाते हुए कहा, अंडस्को चलिए ना मिस्टर ऑलराउंडर साथ में डांस करते हैं, मजा आएगा। मुझे नहीं पता था कि आप मुझे इतनी अच्छी पार्टी में लेकर आएंगे। इस पार्टी में तो मैं अपनी फैमिली को भूल ही गई। रघुवंशी फैमिली कितनी अच्छी है ना, काश मेरी फैमिली होती। कहते हुए आर्या शिवाय को सबके साथ ले आई और फिर शिवाय भी आर्या के साथ डांस करने लगा। अब जाकर शिवाय को अच्छा महसूस हुआ, क्योंकि वह अपनी आर्या के साथ डांस कर रहा था। फाइनली सबने आधी रात तक खूब मस्ती की। खूब मस्ती और डांस के बाद सब बैठ गए। वही आर्या ने भी जाने अनजाने में ही शिवाय की बाजू पकड़कर उसी के पास बैठ गई और उसने अपना सिर शिवाय के कंधे पर रख लिया और धीरे धीरे वह शिवाय के कंधे पर सिर रखकर सो गई। शिवाय ने बहुत प्यार से आर्या के बालों को पीछे किया और उसके माथे पर किस कर दिया। थोड़ी देर बाद हर्षवर्धन ने अपनी जेब से एक चाबी निकाली और राजवीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, अंडस्को हैप्पी बर्थडे राजवीर। राजवीर चाबी देखते ही समझ गया कि वह गाड़ी की चाबी है। राजवीर ने हाथ जोड़कर कहा, अंडस्को चाचू मैं इसे नहीं लूंगा। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को राजवीर ये सब नहीं चलेगा, मैं तुम्हें ये सब इसलिए नहीं देता कि तुम रूही के हस्बैंड हो और रघुवंशी परिवार के जमाई, बल्कि इसलिए देता हूँ क्योंकि तुम भी मेरे भतीजे जैसे ही हो। अगर आज शिवाय या विराज का बर्थडे होता तब भी मैं उसे ऐसा ही गिफ्ट देता। राजवीर ने अभिनव में एक गर्दन हिलाते हुए कहा, अंडस्को प्लीज चाचू मुझे ये सब मत दीजिए, मैं नहीं चाहता कोई मुझे ये कहे कि मैंने रूही से शादी उसके पैसों के लिए की है। चाचू मैं ये गिफ्ट नहीं ले सकता। रूही भी राजवीर के सपोर्ट में हाथ जोड़कर बोली, अंडस्को चाचू रहने दीजिए ना, वैसे भी मैं बुलेट पर ही ठीक हूँ, अगर राजवीर को गाड़ी नहीं चाहिए तो मत दीजिए। हर्षवर्धन अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसने गाड़ी की चाबी राजवीर के हाथ में रखकर कहा, अंडस्को ये पहला और आखिरी गिफ्ट समझकर रख लो, उसके बाद कभी कुछ नहीं दूंगा। राजवीर लेना नहीं चाहता था, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे बहुत ज्यादा जिद करके गाड़ी की चाबी थमा दी। थोड़ी देर बाद रूही और राजवीर से इजाजत लेकर सब वहां से जाने लगे। धीरे धीरे सब बाहर आ गए। विराज वीरा को ड्रॉप करने चला गया। हर्षवर्धन ने गाड़ी का गेट खोलकर पैंथर की ओर देखा, जिसने पीहू को गोद में लिया हुआ था। पीहू पैंथर की गोद में सो चुकी थी। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को विराज कहाँ है? पैंथर ने कहा, अंडस्को रघुवंशी फैमिली की सबसे छोटी बहू को घर छोड़ने गया है। ये सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस्को पता नहीं कब उसे अपने दिल की बात कहेगा और कब उसे सच में रघुवंशी फैमिली की छोटी बहू बनाएगा। पैंथर ने पीहू को बैकसीट पर लिटाते हुए कहा, अंडस्को इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है,
बहुत ढीला है आपका विराज, उससे पहले तो देव ही घर की बहू को ले आएगा। ये सुनकर हर्षवर्धन जोर जोर से हंसने लगा। हर्षवर्धन गाड़ी में बैठने लगा, तभी उसने शिवाय की तरफ देखा जो आर्या को गोद में उठाकर बाहर आ रहा था। हर्षवर्धन ने बोए उचकाई तो शिवाय ने कहा, अंडस को अब आपकी बहू सो गई तो क्या उसकी नींद खराब करता, ऐसे ही ले जाऊंगा। टैनी ने आगे बढ़कर गेट खोल दिया और शिवाय आर्या को लेकर बैक सीट पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद पैंथर ड्राइव कर रहा था और हर्षवर्धन उसके पास बैठा था। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस को। इसने आर्या को गोद में उठाया तो आर्या की आंख नहीं खुली। पैंथर ड्राइव करता हुआ बोला, अंडस को। अरे चाचा, वह अभी भी मेडिसिन खाती है, इस वजह से उसे ज्यादा होश नहीं रहता। हर्षवर्धन ने कहा, अंडस को। और कब तक मेडिसिन खाएगी? पैंथर बोला, अंडस को पता नहीं चाचू, लेकिन 1 महीने और खानी है। वही सबके जाने के बाद रूही और राजवीर दोनों ने घर देखा। घर की हालत बहुत बुरी हो गई थी। राजवीर के घर में कोई नौकर तो था नहीं, इसलिए वह सब उन दोनों को ही साफ करना पड़ता। रूही ने राजवीर की ओर देखकर कहा, अंडस को तुम जाओ रेस्ट कर लो, मैं सब साफ कर दूंगी। राजवीर ने रूही को पीछे से बाहों में भरा और अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपाते हुए कहा, अंडस को अकेले क्यों करोगी? मैं हूं ना, वैसे भी तुम्हारा भाई कहता है जमाना तो है नौकर बीवी का, तो मैं भी नौकर बनना चाहता हूँ। रूही के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। ये पहली बार था जब राजवीर ने रूही के साथ काम में हाथ बटाने की सोची थी, वरना तो रूही अकेले ही सारा काम करती थी। धीरे धीरे दोनों ने अपने घर को अच्छे से साफ किया। ये सब करते हुए रात के 2 o'clock बज गए। दोनों को ही नींद आने लगी। दोनों ही बेड पर जाकर धड़ाम से लेट गए। रूही थोड़ा सा आगे आई और उसने अपना सिर राजवीर के सीने पर रख लिया। राजवीर ने भी अपनी बाहें रूही पर कस दी, फिर उसका माथा चूमकर कहा, अंडस को, आई लव यू रूही, मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए, इतना सब प्लान करने के लिए। रूही अचानक ही उठ गई और राजवीर को देखकर बोली, अंडस को, तुम्हें पता है राजवीर, ये सारी डेकोरेशन बस 1000 रुपीज में हो। 120 रुपीज के बैलून आए, 200 रुपीज की लटकन आई, 500 रुपीज का केक आया। रूही ऐसे करते करते अपनी ही धुन में बोले जा रही थी। वही राजवीर तो बस रूही को ही देख रहा था। रूही के अंदर सच में एक मिडिल क्लास वाइफ आ चुकी थी, जिस वजह से राजवीर को कहीं ना कहीं अपना रूही का रिश्ता खटकता था। लेकिन फिर भी उसने रूही को अपनी बाहों में भरा और उसका सिर अपने सीने में छुपा कर बोला, अंडस को, बस अब शांत हो जाओ, मुझे नींद आ रही है और तुम भी थक गई होगी, सो जाओ। इतना कहकर राजवीर ने फिर से रूही के माथे को चूम लिया। रूही ने भी मुस्कुरा कर राजवीर पर अपनी बाहें कस दी। रूही राजवीर के साथ खुश थी। उसे लगने लगा था कि उसका राजवीर का रिश्ता लगभग सुधर ही चुका है। आखिर रूही ने उसके रिश्ते को सुधारने के लिए इतनी मेहनत जो की थी। और देखते ही देखते दोनों नींद की आगोश में चले गए। क्या राजवीर रूही के बीच से प्यार बना रहेगा? CH 272 दिव्यांश की उदासी। इतना कहकर राजवीर ने फिर से रूही के माथे को चूम लिया। रूही ने भी मुस्कुरा कर राजवीर पर अपनी बाहें कस दी। रूही राजवीर के साथ खुश थी। उसे लगने लगा था कि उसका राजवीर का रिश्ता लगभग सुधर ही चुका है। आखिर रूही ने उसके रिश्ते को सुधारने के लिए इतनी मेहनत जो की थी। और देखते ही देखते दोनों नींद की आगोश में चले गए। अब आगे वहीं दूसरी तरफ शिवाय आर्या को लेकर राजावत हाउस आ गया था। शिवाय ने आर्या की नींद को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं किया। उसे अपनी गोद में उठाकर ही राजावत हाउस के अंदर आ गया। फिर उसे उसके बेडरूम में लेटा कर उसके पास ही लेट गया। थोड़ी देर तक शिवाय आर्या को ही निहारता रहा। फिर उसने उसके माथे पर किस किया, उसे ब्लैंकेट से कवर किया, AC का टेम्परेचर ठीक किया, फिर अपने कमरे में आकर लेट गया। शिवाय ने अपनी आंखें बंद की तो उसे आज आर्या के साथ डांस करना याद आ गया और धीरे धीरे शिवाय की मुस्कुराहट बड़ी होती चली गई। शिवाय ने धीरे से खुद से ही कहा, अंडस को, पता नहीं आर्या की याददाश्त कब वापस आएगी, कब वह मेरे साथ मेंशन वापस चलेगी। सोचते सोचते शिवाय की आंख भी लग गई। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन भी हीर के फ्लैट के बाहर खड़ा हुआ था। हर्षवर्धन बहुत देर से हीर के फ्लैट के बाहर खड़ा हुआ था, लेकिन बेल बजाने की हिम्मत उसकी नहीं थी। आखिर रात के 2 o'clock बज गए थे और इस वक्त वह हीर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। लेकिन हर्षवर्धन को बेचैनी हो रही थी। जब तक वह अपनी साहिबा को गले नहीं लगा लेता उसकी बेचैनी कम नहीं होती। इसलिए उसने पैंथर और पीहू को मेंशन भेज दिया और खुद हीर के घर आ गया। लेकिन अब हीर के घर की बेल बजाने में हर्षवर्धन को बहुत हिम्मत की जरूरत थी। फाइनली उसने अपना हाथ उठाया और एक उंगली बेल पर रखी और हिम्मत करके बेल बजा दी। हर्षवर्धन ने एक ही बेल बजाई, लेकिन गेट नहीं खुला।
हर्षवर्धन ने अब दूसरी बेल नहीं बजाई, कुछ सोचकर पलटकर जाने लगा। हर्षवर्धन 2 ही कदम चला था कि हीर ने गेट खोल दिया। हर्षवर्धन के कदम वहीं रुक गए। उसने पलटकर देखा और हीर बिना आवाज के लिपसिंग करते हुए बोली, अंडरस्को पीहू के डैडी। हर्षवर्धन को यकीन नहीं हो रहा था कि रात के 2 o'clock बज रहे थे और हीर अभी तक सोई नहीं थी। हर्षवर्धन 4 कदम आगे चलकर आया और उसने हीर को बिना नोटिस दिए गले लगा लिया। वहीं हीर के हाथ भी हर्षवर्धन के कमर पर लिपट गए। कुछ सेकंड तक दोनों ने एक दूसरे को गले लगा कर रखा। दोनों में से कोई नहीं बोल रहा था, लेकिन हीर समझ रही थी कि हर्षवर्धन आज भी परेशान है। तभी हर्षवर्धन ने हीर के कानों में धीरे से कहा, अंडरस्को साहिब मेरे सिर में दर्द है, 1 कप चाय मिलेगी। हीर हर्षवर्धन से थोड़ी सी दूर हुई और उसने हर्षवर्धन की आंखों की तरफ देखकर हाँ में गर्दन हिला दी। हीर फिर किचन में चली गई। उसने हर्षवर्धन के लिए 1 कप चाय बनाई और हर्षवर्धन सोफे पर बैठकर वेट करने लगा। थोड़ी देर बाद हीर चाय बनाकर हर्षवर्धन के पास आई। हीर ने चाय का कप हर्षवर्धन को पकड़ाया और हर्षवर्धन ने भी चाय पकड़ ली। रात के 2 o'clock बज रहे थे। हर्षवर्धन चाय पी रहा था। हर्षवर्धन का भी अलग ही था, उसकी सारी टेंशन का सॉल्यूशन हीर की चाय में छुपा हुआ था। चाय पीने के बाद हर्षवर्धन सोफे से उठा और कालीन पर बैठ गया। फिर उसने अपना सिर हीर की गोद में रखकर कहा, अंडरस्को हीर थोड़ी देर सिर दबा दो, सिर में बहुत दर्द है। हीर के हाथ हर्षवर्धन के बालों में चलने लगे। थोड़ी देर सिर दबाने के बाद हीर ने हिम्मत करते हुए पूछा, अंडरस्को जी क्या हुआ, इतना परेशान क्यों है? हर्षवर्धन ने अपने हाथ हीर की कमर पर कसते हुए कहा, अंडरस्को ओ जी तुम्हें तो पता है ना दिव्यांश दृष्टि को मनाने अमेरिका गया हुआ है। आज दिव्यांश ने वीडियो कॉल की थी। उसका चेहरा ही बता रहा था कि इस वक्त वह कितना परेशान है। उसे देखकर मैं भी परेशान हो गया। पता नहीं उसके और दृष्टि के बीच में सब कुछ कब ठीक होगा। हीर ने समझाते हुए कहा, अंडरस्को पीहू के डैडी परेशान मत होइए, दिव्यांश भैया दृष्टि को मना लेंगे। दृष्टि काफी सुलझी हुई है और वह दिव्यांश भैया से बहुत प्यार भी करती है। आप उन दोनों की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। वह दोनों ही एक दूसरे को समझते हैं और बहुत जल्दी एक दूसरे के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता लेंगे। हीरो हर्षवर्धन को समझा रही थी और उसके बालों को सहला रही थी और तभी हीर ने महसूस किया कि हर्षवर्धन बैठे बैठे ही सोफे से टेक लगा कर सो गया। हर्षवर्धन सारा दिन काम करता था, उसे कुछ सुकून के पल चाहिए थे जो उसे हीर के पास ही मिलते थे। हर्षवर्धन को ऐसे सोता हुआ देखकर हीर के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। हीर ने हर्षवर्धन को नहीं जगाया, बल्कि हीर भी सोफे से टेक लगाकर बैठी बैठी सो गई। दूसरी तरफ अमेरिका में पिछले 2 दिन से दिव्यांश ने दृष्टि को मनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन दिव्यांश के चेहरे पर उदासी अपना डेरा जमाकर बैठी थी। सांझ ये बात नोटिस तो करती थी, पर बेचारी सांझ की खुद की नया मझधार में अटकी हुई थी। वह क्या ही दिव्यांश को समझाती। थोड़ी देर बाद दिव्यांश अपने कमरे में रेडी हो रहा था। दिव्यांश को आज एक पार्टी में जाना था। दिव्यांश जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन वह पार्टी बहुत जरूरी थी। हर्षवर्धन ने स्ट्रिक्टली उसे कहा था कि वह उस पार्टी में चला जाए। वह एक ऑफिशियल पार्टी थी जिसमें हर्षवर्धन का जाना जरूरी था। क्योंकि हर्षवर्धन इंडिया में था, इसलिए उसने दिव्यांश को वहां जाने के लिए कह दिया। दिव्यांश रेडी हुआ। दिव्यांश ने ब्लैक कलर का 3-piece सूट पहना हुआ था। दिव्यांश इस वक्त बहुत स्मार्ट लग रहा था। फिर वह हॉल में आया और फोन पर किसी को मैसेज करने लगा। फिर उसने फोन की स्क्रीन को स्क्रॉल करते हुए कहा, अंडरस्को सांझ जल्दी करो, वापस भी आना है। सांझ अपने कमरे में रेडी हो रही थी। दिव्यांश अकेला नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने सांझ को अपने साथ ले जाने की सोची। सांझ ने भी थोड़ा सा चिल्लाते हुए कहा, अंडरस्को आ रही हूँ जीजू, थोड़ा इंतजार करो। लड़कियों को तैयार होने में टाइम लगता है और आपने मुझे एंड मूवमेंट पर बताया कि मैं भी चलूंगी, वरना मैं पहले से ही तैयार हो जाती। दिव्यांश अब सोफे पर बैठ गया और उसकी उंगलियां अब भी मोबाइल में चल रही थी। दिव्यांश ने कहा, अंडरस्को अच्छा ठीक है, 10 मिनट और वेट कर लेता हूँ, लेकिन थोड़ा जल्दी करो। करीब 20 मिनट बाद सांझ अपने कमरे से बाहर आई। सांझ ने इस वक्त ब्लैक कलर का गाउन पहना हुआ था, जो उसकी बॉडी से थोड़ा चिपका हुआ था। इसमें 2 राय नहीं थी कि सांझ उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने कानों में लंबे लंबे डायमंड के इयररिंग्स पहने हुए थे, जो दिव्यांश ने ही उसे गिफ्ट किए थे। बालों को खुला किया हुआ था, हाथों में ब्रेसलेट पहना था, एक छोटा सा क्लच कैरी किया था। उस वक्त सांझ सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़ी देर के लिए तो दिव्यांश सांझ को ही देखता रहा। दिव्यांश ने फिर सांझ को थोड़ा सा पिंच करते हुए कहा, अंडरस्को क्या बात है, आज तो शौर्य को मारने का पूरा प्लान बना लिया।
आज शौर्य ने तुम्हें देखा और उसे लिटिल हार्ट अटैक आया। सांझ थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोली, अंडस्को, अरे जीजू इतनी अच्छी किस्मत कहाँ है मेरी कि मेरी वजह से शौर्य की जान पर बन जाए। शौर्य तो ऐसा बंदा है जैसे वह कलयुग में नहीं सतयुग से आया हुआ हो, पराई लड़की को आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। सांझ की बात सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, जो पिछले 2 दिन से गायब थी। लेकिन सांझ ने उस मुस्कुराहट के पीछे छुपे हुए दर्द को समझते हुए कहा, अंडस्को, जीजू आप भी आज कम नहीं लग रहे हो, लगता है आज तो दृष्टि को मना कर ही दम लोगे। सांझ और दिव्यांश दोनों ही अपार्टमेंट से बाहर आ गए और फिर लिफ्ट की तरफ जाते हुए दिव्यांश ने कहा, अंडस्को, सांझ शिकंजी नहीं मानेगी, कभी नहीं मानेगी। अगर उसे मानना होता तो मान जाती। इतने दिनों से मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वह तो मुझे सीधे मुंह बात भी नहीं करती। उसे सच भी नहीं बता पाया कि ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ बल्कि पैंथर ने मजबूर होकर किया है। अब तो मेरा दिल भी नहीं करता कि मैं शिकंजी को मनाऊं, ये पार्टी अटेंड करूंगा और इंडिया चला जाऊंगा। दिव्यांश और सांझ अब लिफ्ट से होते हुए पार्किंग एरिया में आ गए। सांझ ने गाड़ी में बैठते हुए कहा, अंडस्को, जीजू अभी से हार मान गए। आप ही ने कहा था ना कि दिल्ली दूर है। अभी तो मैंने भी हार नहीं मानी, जबकि मुझे तो ये भी नहीं पता कि शौर्य किसका इंतजार कर रहा है, अपनी चाशनी का या किस और का। और फिर भी मैं पीछे नहीं हट रही और एक आप है जो अच्छे से जानते हैं कि दृष्टि दी की जिंदगी में आपके अलावा कोई और नहीं है, फिर भी आप इंडिया जाने की बात कर रहे हैं। दिव्यांश ड्राइव करता हुआ बोला, अंडस्को, सांझ बहुत हुआ। मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ आ गया, अपने बिजनेस को साइड में रखकर, अपने प्रॉफिट को साइड में रखकर मैं शिकंजी को मनाने यहाँ आ गया। लेकिन तुम खुद ही देखो, शिकंजी को तो जैसे मानना ही नहीं है, वह तो मुझे मेरे बच्चे से भी नहीं मिलने देती। अब मैं पूरी तरीके से टूट चुका हूँ, अब अंदर से मन ही नहीं करता कि शिकंजी को मना लूँ। बस अब और नहीं समझाना मुझे और नहीं होगा मुझसे, मैं तो आज पार्टी अटेंड करके इंडिया चला जाऊंगा। सांझ ने भी कहा, अंडस्को, तो मैं यहाँ क्या करूँगी, मैं भी आपके साथ इंडिया ही चलूंगी। दोनों ही ऐसी बातें करते हुए एक होटल के बाहर पहुंच गए। दिव्यांश और सांझ दोनों ही गाड़ी से उतरे और होटल के अंदर चले गए। दोनों ही होटल के अंदर बने हुए एक हॉल के अंदर आ गए। वहां ज्यादातर अमेरिकनिस थे, 2-4 इंडियन भी थे। दिव्यांश और सांझ दोनों ही उन इंडियन से बातें करने लगे, क्योंकि दिव्यांश उन इंडियन से मिलने ही आया था और उन इंडियन ने ही ये पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। थोड़ी देर बाद सांझ और दिव्यांश दोनों ही एक टेबल पर बैठ गए। दिव्यांश ने कहा, अंडस्को, सांझ अगर तुम्हें कुछ खाना है तो खा लो, फिर निकलते हैं। सांझ ने कहा, अंडस्को, जीजू आप कुछ नहीं खाएंगे। दिव्यांश बोला, अंडस्को, नहीं मेरा मन नहीं है। सांझ ने थोड़ा सा शरारत भरे अंदाज में कहा, अंडस्को, अच्छा लगता है, अब तो सीधा इंडिया जाकर ही खाएंगे। सांझ की बात सुनकर दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और तभी उसकी नज़र मेनन गेट पर गई, जहां एक लड़की 1 पीस पहने खड़ी हुई थी। दिव्यांश को उसकी कमर दिखाई दे रही थी। उस लड़की के बाल हिप तक आ रहे थे, उसके काले सिल्की बाल बहुत खूबसूरत थे। उसके कानों में लंबे लंबे ब्लू कलर के डायमंड ईयरिंग्स थे। उसका 1 पीस भी डार्क ब्लू कलर का था। उसकी ड्रेस उसकी थाई तक आ रही थी। उसका फिगर परफेक्ट था। ये शायद पहली लड़की थी जिसे दिव्यांश देख रहा था। उस लड़की के हाथों में एक बुके था और हाथों पर ब्रेसलेट था और ब्रेसलेट काफी एक्सपेंसिव लग रहा था। सांझ ने नोटिस कर लिया कि दिव्यांश उस लड़की को देख रहा है। सांझ ने कहा, अंडस्को, जीजू ये क्या कर रहे हो, अभी तो आपका ठीक से ब्रेकअप भी नहीं हुआ और आप दूसरी लड़की को निहारने लगे। दिव्यांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश ने कहा, अंडस्को, ध्यान से देखो ये लड़की कितनी खूबसूरत है, लगता है आज मेरी जान लेकर रहेगी। ये सुनते ही सांझ की आंखें हैरानी से फैल गई। उसे तो समझ नहीं आ रहा था कि दिव्यांश क्या कहने की कोशिश कर रहा है। अभी थोड़ी देर पहले तो दिव्यांश का चेहरा मुरझाया हुआ था, ऐसा लग रहा था कि उसे अब किसी चीज की मोह माया नहीं रही। वह तो बस अब अपने बिजनेस को खुद को डेडिकेट करना चाहता था और अभी इस लड़की को देखकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट वापस आ गई। सांझ एक बार उस लड़की की कमर को देखती और एक बार दिव्यांश को। सांझ ने फिर कहा, अंडस्को, ये क्या कर रहे हो जीजू, कुछ तो शर्म करो, भगवान ना करे यहाँ अगर दीदी आ गई तो आपको ऐसे देखेगी और उन्होंने अगर आपको ऐसे देखा फिर तो वह आपको बिल्कुल माफ नहीं करेगी। अरे मत करो, ऐसे मत देखो उसे, यहाँ बहुत सारे इंडियन हैं जो आपको जानते हैं, अगर वह आपको ऐसे देखेंगे तो पता नहीं आपके बारे में क्या क्या सोचेंगे। सब जानते हैं कि दिव्यांश रघुवंशी की छवि बहुत साफ सुथरी है, तो आप अपनी पर्सनैलिटी पर दाग क्यों लगा रहे हैं।
वही दिव्यांश तो जैसे सांझ की बात सुन ही नहीं रहा था, उसकी नजरें तो बस उस लड़की की कमर को ही देख रही थी। वही सांझ ने अपने माथे पर हाथ मार लिया और तभी उसकी नजर बार काउंटर पर गई, जहां शौर्य बैठा हुआ था। सांझ ने शौर्य को देखा तो उसकी आंखें भी खुली की खुली रह गई। शौर्य ने भी ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था। सांझ ने पहली बार शौर्य को 3 पीस में देखा था। सांझ तो बस शौर्य को ही देखती रही। शौर्य के हाथ में एक ड्रिंक का गिलास था जो उसकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। वही सांझ तो बिना पल के झपकाए बस शौर्य को ही देखती रही और फिर उसने अपने दिल पर हाथ रख कर कहा, अंडरस्को, यकीन नहीं आता कि इस बंदे के दिल में कोई और है, जबकि मैं तो कॉलेज टाइम से इसका इंतजार कर रही हूँ। कौन है ये लड़की जिसे दिव्यांश घूर रहा है? दृष्टि और दिव्यांश के बीच में कभी कुछ ठीक होगा। CH 273 दिव्यांश की मीठी सी मुस्कुराहट। सांझ ने पहली बार शौर्य को 3 पीस में देखा था। सांझ तो बस शौर्य को ही देखती रही। शौर्य के हाथ में एक ड्रिंक का गिलास था जो उसकी पर्सनैलिटी को और ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहा था। वही सांझ तो बिना पल के झपकाए बस शौर्य को ही देखती रही और फिर उसने अपने दिल पर हाथ रख कर कहा, अंडरस्को, यकीन नहीं आता कि इस बंदे के दिल में कोई और है, जबकि मैं तो कॉलेज टाइम से इसका इंतजार कर रही हूँ। फ्लैट आगे। सांझ का पूरा ध्यान शौर्य पर था और तभी उसने महसूस किया कि दिव्यांश खड़ा होकर कहीं जा रहा है। सांझ ने दिव्यांश को देखा तो समझ गई कि वह उस ब्लू ड्रेस वाली लड़की के पास ही जा रहा है। दिव्यांश तो बस हिप्नोटाइज होकर उस लड़की की तरफ जा रहा था और तभी सांझ ने दिव्यांश का हाथ पकड़कर कहा, अंडरस्को, जीजू ये क्या कर रहे हो? यहाँ सबके सामने पिटोगे? अरे जीजू, अपने दिल की धड़कनों पर कंट्रोल कीजिए। आप रघुवंशी फैमिली के बेटे हैं, ऐसी छोटी हरकत करते हुए अच्छे नहीं लगते। चलिए वापस चलकर बैठिए। दिव्यांश के चेहरे की मीठी सी मुस्कुराहट आई, जो आज उसके चेहरे पर चिपक गई थी। वह मुस्कुराहट तो जैसे जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। दिव्यांश ने अपने एक हाथ से सांझ के चेहरे को पकड़ा और उसे हिलाते हुए कहा, अंडरस्को, तुम जाकर अपने शौर्य को बैठकर तारो, मुझे मत रोको, समझी? इतना कहकर दिव्यांश ने सांझ से अपना हाथ छुड़वाया और उस ब्लू ड्रेस वाली लड़की की तरफ चला गया। सांझ कुछ देर तक तो दिव्यांश को जाते हुए देखती रही, फिर पलटकर अपनी टेबल पर बैठ गई और फिर मन ही मन बोली, अंडरस्को, वैसे तो जीजू पीटेंगे नहीं और अगर पीटेंगे तो कह दूंगी मैं नहीं जानती कौन है ये। कहकर वह फिर से शौर्य को ताड़ने लगी। वही दिव्यांश तो उस ब्लू ड्रेस वाली लड़की के पास पहुंच गया। दिव्यांश उस लड़की के बिल्कुल पीछे खड़ा था और तभी वह लड़की पलट गई। वह लड़की पलटी और लगभग दिव्यांश के सीने से टकरा गई। वह थोड़ी सी लड़खड़ा गई, तभी दिव्यांश ने उसकी कमर पर हाथ रखकर उसे ठीक से खड़ा कर दिया। उस लड़की के चेहरे को देखकर दिव्यांश के होठों की मुस्कुराहट और बड़ी हो गई। दिव्यांश अभी कुछ देर पहले इंडिया जाने की बात कर रहा था, अब तो वह इंडिया क्या इस पब से बाहर भी नहीं जाता। दिव्यांश ने एक हाथ से दृष्टि के चेहरे के आए बालों को पीछे करते हुए कहा, अंडरस्को, शिकंजी आज तो बिल्कुल खट्टी मीठी लग रही हो, मेरे लिए इतने अच्छे से तैयार हुई हो। दिव्यांश के ऐसे देखने से दृष्टि के गाल लाल हो रहे थे। वह दिव्यांश को देख ही नहीं रही थी। उसने दिव्यांश के सीने पर हाथ रखकर दिव्यांश को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, अंडरस्को, मिस्टर रघुवंशी कुछ ज्यादा ही वहम पाल रखा है, मैं यहाँ आपके लिए नहीं आई। दिव्यांश, जो कि दृष्टि के धक्का देने से 2 कदम पीछे हट गया था, वह वापस से दृष्टि के करीब आया और बोला, अंडरस्को, तो किसके लिए आई हो? अब तो दृष्टि के पास जवाब ही नहीं था। दृष्टि आई तो दिव्यांश के लिए ही थी, क्योंकि उस रात से दृष्टि को लगने लगा था कि उसे अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहिए, लेकिन वह डायरेक्ट दिव्यांश से ये बात नहीं कहना चाहती थी। वह चाहती थी कि दिव्यांश उसे थोड़ा और मनाए, फिर वह उसके साथ में रघुवंशी मेंशन चली जाए। दृष्टि अपने ही ख्यालों में थी कि दिव्यांश ने फिर कहा, अंडरस्को, बताओ शिकंजी किसके लिए आई हो? दृष्टि ने कहा, अंडरस्को, अपने लिए आई हूँ। अब मेरा डिवोर्स हो गया तो क्या जीना छोड़ दूं? वैसे भी कितने ही महीनों से मैंने कोई पार्टी अटेंड नहीं की। शौर्य भैया ने मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा तो मैं मना नहीं कर पाई और उनके साथ यहाँ आ गई। अब हटिए मेरे आगे से, मुझे और भी काम है। इतना कहकर दृष्टि दिव्यांश के पास से चली गई। दिव्यांश उसे जाता हुआ देख रहा था, फिर उसने मुस्कुराकर खुद से कहा, अंडरस्को, इसे मेरे बारे में सोचने के अलावा और क्या काम हो सकता है? और ये लड़की मेरा बच्चा कहाँ छोड़कर आ गई? दिव्यांश की नज़र तभी मेनन गेट की तरफ गई, जहां से वरदान और वंशिका खड़े थे। वंशिका की गोद में देव था, जो कि खिलखिलाकर हंस रहा था। वरदान ने भी नेवी ब्लू कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और वंशिका ने उसकी मैचिंग की ब्लू कलर की साड़ी।
वंशिका को देखकर कोई नहीं कह सकता कि वंशिका की कोई जवान बेटी भी होगी। वंशिका सच में बहुत खूबसूरत थी। वरदान का साथ पाकर तो उसकी खूबसूरती और बढ़ गई। इस वक्त वरदान और वंशिका परफेक्ट कपल नजर आ रहे थे। उनकी गोद में देव था जिसे देखकर कोई भी कह सकता था कि शायद इस कपल की शादी को कुछ साल ही हुए हैं। दिव्यांश ने देव को देखा तो वरदान और वंशिका के पास चला गया। देव ने अपने पापा को देखा तो अपने दोनों हाथ फैला दिए। दिव्यांश ने देव को गोद में ले लिया और उसे बहुत प्यार किया। पिछले 2 दिन से दिव्यांश ने देव को नहीं देखा था, इसलिए भी उसे बेचैनी हो रही थी और उसका मन उदास हो रहा था। लेकिन आज उसने अपनी कंप्लीट फैमिली देख ली, जिस वजह से दिव्यांश का मूड बहुत अच्छा हो गया था। दिव्यांश देव से बात करता हुआ बोला, अंडस्को, क्या बात है मिस्टर छोटे रघुवंशी, आज तो बहुत हैंडसम लग रहे हो। देव ने भी एक ब्लैक कलर का 3-पीस सूट पहना हुआ था जिसमें वह कुछ ज्यादा ही क्यूट लग रहा था। दिव्यांश को तो लग रहा था जैसे वह अपने ही बच्चे को नजर लगा देगा। वही देव की मुस्कुराहट देव को और ज्यादा क्यूट बना रही थी। दिव्यांश कुछ देर तक देव से बात करता रहा, फिर वह देव को लेकर दृष्टि के पास आ गया जो एक टेबल पर बैठी हुई थी। ये कह सकते हैं कि वह जानबूझकर टेबल पर बैठी थी ताकि दिव्यांश आकर उससे बात करे। दिव्यांश भी आकर दृष्टि के पास बैठ गया और उसने देव को टेबल पर बैठा लिया। देव एक बार अपने पापा को देखता और एक बार अपनी मम्मी को और फिर दोनों को देखकर मुस्कुराता। वही दिव्यांश देव को देखकर बहुत खुश था और अब तो दृष्टि भी उसके सामने बैठी थी। आज तो दिव्यांश को लग रहा था जैसे वह स्वर्ग में बैठा हुआ है। उसे तो यकीन ही नहीं था कि पार्टी में उसे दृष्टि और देव दोनों मिल जाएंगे। दूसरी तरफ सांझ भी थोड़ी सी हिम्मत करके शौर्य के पास जाकर खड़ी हो गई और उसने शौर्य को एक स्माइल पास कर दी। शौर्य के हाथ में जो ड्रिंक थी, शौर्य ने वह ड्रिंक खत्म की और फिर हल्की सी ना में गर्दन हिलाकर एक टेबल पर जाकर बैठ गया। सांझ ने मुंह बनाकर शौर्य को देखा और फिर वह भी जाकर शौर्य के पास बैठ गई। शौर्य ने कहा, अंडस्को, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आती। सांझ ने कहा, अंडस्को, बस तुम्हारे पास बैठ रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दिमाग में मेरे लिए कोई भी ख्याल बना ले। अब आप खुद ही सोचो मैं कहाँ जाकर बैठूं। क्या मैं दिव्यांश जीजू और दृष्टि दीदी के पास बैठती हुई अच्छी लगती हूँ या फिर वरदान अंकल और आंटी के पास जाकर बैठूं? इसलिए यहाँ बैठ गई, लेकिन लगता है आपको तो मेरा बैठना भी चुभता है। इतना कहकर सांझ ने मुंह बना लिया। वही शौर्य मन ही मन खुद से बोला, अंडस्को, कितनी भी नौटंकी कर ले पर इसकी नौटंकी तो मेरे सामने काम ही नहीं करेगी। फिर उसने सांझ की तरफ देखकर कहा, अंडस्को, अच्छा ठीक है बैठ जाओ, ज्यादा एक्टिंग करने की जरूरत नहीं है और सोचना भी मत क्योंकि तुम्हारी एक्टिंग से मैं पिघलने वाला नहीं हूँ। सांझ भी हल्के गुस्से में बोली, अंडस्को, और मैं भी यहाँ आपको पिघलाने के लिए नहीं बैठी, कहते हो तो उठ जाती हूँ। इतना कहकर सांझ उठकर एक दूसरी टेबल पर जाकर बैठ गई। आखिर सांझ की भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट थी। बार बार शौर्य उसे घुमा फिराकर इंसल्ट करता था। सांझ अकेली बैठी हुई अपने मोबाइल की स्क्रीन को स्क्रॉल कर रही थी, लेकिन फिर भी चोर नजरों से शौर्य को ही देख रही थी और तभी एक अमेरिकन जाकर उसके पास बैठ गया। सांझ का उसके पास बैठना शौर्य को अच्छा नहीं लगा। वही सांझ भी उस अमेरिकन को देखकर मुंह बना रही थी। उस अमेरिकन ने अपना एक हाथ सांझ की तरफ बढ़ाया और बोला, अंडस्को, हाय आई एम कैल्विन। सांझ को उस अमेरिकन पर गुस्सा आ गया और उसने छोटी आंखें करके उसे देखा और गुस्से में बोली, अंडस्को, तो मैं क्या करूं? अमेरिकन को कुछ भी समझ नहीं आया। वही शौर्य की हंसी छूट गई। सांझ ने पलटकर शौर्य को देखा और बोली, अंडस्को, हंस क्या रहे हो? शौर्य ने सांझ को अपने पास इशारों में बुलाते हुए कहा, अंडस्को, अच्छा यही आकर बैठ जाओ मेरे पास, वरना पता नहीं कितने कैल्विन आकर तुम्हें अपना इंट्रोडक्शन देंगे। सांझ भी अपने हाथ बांधकर बोली, अंडस्को, मुझे नहीं आना, फिर कहोगे कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हूँ। तो क्या मैं झूठ कहूँगा? शौर्य ने सांझ को और ज्यादा चिढ़ाते हुए कहा। सांझ को गुस्सा आ गया और उसने कैल्विन से हाथ मिलाते हुए कहा, अंडस्को, हाय माई सेल्फ सांझ। कोट। अब तो शौर्य से बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ, उसने सांझ की बाजू पकड़ी और उसे खींचता हुआ अपने टेबल के पास ले आया और फिर उसे कुर्सी पर बिठाकर खुद उसके सामने बैठ गया और बोला, अंडस्को, अगर मैं तुम्हें भाव नहीं दूंगा तो क्या किसी से भी दोस्ती कर लोगी? सांझ कुछ नहीं बोली। इस वक्त शौर्य बहुत गुस्से में था। बेशक शौर्य और सांझ के बीच में इतनी नोक-झोंक होती थी, लेकिन शौर्य नहीं चाहता था कि सांझ किसी गलत लड़के से दोस्ती कर ले। शौर्य ने फिर से सांझ को समझाते हुए कहा, अंडस्को, सांझ मेरी बात ध्यान से सुनो, कई बार कह चुका हूँ, एक बार फिर कहता हूँ,
मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ, कोई है बहुत स्पेशल जिसका मैं वेट कर रहा हूँ। तुम समझ नहीं रही, मैं उस लड़की को चीट नहीं कर सकता, उस लड़की ने मुझे बहुत प्यार किया है और अब मेरी बारी। सांझ ने शौर्य की तरफ देखकर कहा, अंडरस्को, और अगर वह लड़की नहीं आई तो? शौर्य बोला, अंडरस्को, आएगी, मेरा दिल कहता है कि वह लड़की जरूर आएगी। सांझ ने भी कहा, अंडरस्को, मैं भी तो यही कह रही हूँ, अगर वह लड़की नहीं आई तो क्या आप जिंदगी का भर उस लड़की का इंतजार करते रहेंगे? शौर्य चुप हो गया लेकिन फिर कुछ सोचकर बोला, अंडरस्को, हाँ मैं उसका इंतजार करूंगा, या फिर मुझे पता चल जाए कि उस लड़की की जिंदगी में कोई दूसरा लड़का है तो शायद मैं उसका इंतजार ना करूं, लेकिन जब तक मुझे उस लड़की के बारे में कुछ पता नहीं चलता तब तक तो मैं उसका इंतजार करूंगा ही। सांझ भी हाथ बांधकर बोली, अंडरस्को, अगर आपके प्यार में इतना सब्र है तो मैं भी जिंदगी भर आपका इंतजार करूंगी। जब तक आप अपनी ड्रीम गर्ल से शादी नहीं करते तब तक मैं भी आपका ही वेट करूंगी। सांझ ने ये बात इतने दिल से बोली थी कि शौर्य भी चुप हो गया। शौर्य कुछ देर तक सांझ को ही देखता रहा, वही सांझ भी शौर्य को ही देख रही थी। शौर्य ने धीरे से कहा, अंडरस्को, तुम पागल हो गई हो। सांझ ने भी कंधे उचकाकर कहा, अंडरस्को, जहाँ से आप बैठे कर देख रहे हैं आपको मैं पागल नजर आता हूँ, जहाँ पे मैं बैठी हूँ मुझे आप पागल नजर आते हैं। मैं जिसे प्यार करती हूँ वह मेरे सामने बैठा है, लेकिन आप जिसे प्यार करते हैं वह है या नहीं है उसका तो कुछ पता भी नहीं। जिसका आप इंतजार कर रहे हैं वह लड़की 2 बच्चों की माँ भी तो हो सकती है। हो सकता है वह अपनी शादीशुदा जिंदगी में खुश हो और आप ऐसी लड़की का इंतजार कर रहे हैं जिसके आने की उम्मीद है ही नहीं। शौर्य ने तो ना में ही गर्दन हिला दी और तभी वहां म्यूजिक प्ले होने लगा। शौर्य ने एक राहत की सांस ली क्योंकि उसे सांझ से बहस करना गुस्सा दिला रहा था। ना तो शौर्य सांझ के प्यार को समझ रहा था और ना ही सांझ शौर्य के प्यार को। वही वरदान और वंशिका भी एक टेबल पर बैठे थे और वरदान ने देखते ही देखते 4 ड्रिंक के गिलास गटक लिए थे। वंशिका गुस्से में वरदान को देख रही थी। वंशिका ने पॉइंट करके कहा, अंडरस्को, वरदान साहब आप तो जरा घर चलिए, आपको मैं बताती हूँ ड्रिंक कैसे करते हैं। वरदान ने मुस्कुरा कर कहा, अंडरस्को, मुझे पता है ड्रिंक कैसे करते हैं, अब तुम क्या मुझे स्पेशल तरीका बताओगी? इतना कहकर वरदान ने एक और ड्रिंक का गिलास उठाया, उसे अपने होठों से लगाया और एक ही झटके में खत्म कर दिया और फिर वंशिका की तरफ देखकर बोला, अंडरस्को, ये देखो इससे ज्यादा आसान तरीका नहीं है ड्रिंक करने का। वंशिका गुस्से में वरदान को देख रही थी। वही गाना प्ले हो रहा था जो एक इंडियन सॉन्ग था। वंशिका का गुस्सा देखकर वरदान के चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी हो गई। वंशिका जब जब वरदान पर गुस्सा करती थी वरदान उतना ही खुश होता था। आखिर उसने वंशिका का साथ अभी तो पाया था, इससे पहले तो उसने वंशिका का इंतजार ही किया था। अब वह वंशिका के गुस्से से भी बहुत प्यार करता था। वरदान अपनी चेयर से उठा और उसने अपना एक हाथ वंशिका की तरफ बढ़ाया, लेकिन वंशिका ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। इस वक्त वंशिका को वरदान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वरदान ने जबरदस्ती वंशिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर डांस फ्लोर पर आ गया। वंशिका सबके सामने सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप वरदान के साथ आ गई, लेकिन वंशिका का मुंह भी बता रहा था कि वह वरदान से कितना गुस्सा है। क्या वंशिका वरदान के बीच झगड़ा हो जाएगा? क्या दृष्टि ने दिव्यांश को माफ कर दिया? क्या सांझ को कभी पता चलेगा कि शौर्य उसका ही इंतजार कर रहा है? CH 274 जमाल कुडू। वरदान अपनी चेयर से उठा और उसने अपना एक हाथ वंशिका की तरफ बढ़ाया, लेकिन वंशिका ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। इस वक्त वंशिका को वरदान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वरदान ने जबरदस्ती वंशिका का हाथ पकड़ा और उसे लेकर डांस फ्लोर पर आ गया। वंशिका सबके सामने सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए चुपचाप वरदान के साथ आ गई, लेकिन वंशिका का मुंह भी बता रहा था कि वह वरदान से कितना गुस्सा है। अब आगे वंशिका डांस तो कर रही थी, लेकिन उसे वरदान पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वही वरदान के अंदर जब 5 पैग गए तो उसका रियल वरदान बाहर आ गया और वह बहुत खुश होकर अपनी वंशिका के साथ डांस कर रहा था। वही वंशिका को वरदान का साथ अच्छा तो लग रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसे हल्का गुस्सा भी आ रहा था। थोड़ी देर बाद वरदान डीजे वाले के पास गया और उसने एक गाना लगवाया। उस गाने के बोल सुनकर वंशिका की थोड़ी बहुत नाराजगी भी दूर हो गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि वह जानती थी कि अब वरदान रुकने वाला नहीं है।
है सयाही जांगी देलामु नाकोन खुन नावेतु रफती कुजा मनम शू मजनू है सयाही जांगी देलामु नाकोन खुन नावेतु रफती कुजा मनम शू मजनू। वरदान सबके बीच गया, उसने वाइन का गिलास अपने सिर पर रखा और अपने दोनों हाथ फैला दिए बिल्कुल बॉबी देओल की तरह और डांस करने लगा। वरदान को देखकर वंशिका के चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी। वही दिव्यांश और शौर्य भी वरदान के पास आ गए। जमाल 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 जमालू जमाल कुडू जमाल जमालक जमालू जमाल कुडू। दृष्टि और सांझ भी वहां पर आ गई और उन्हें डांस करते हुए देखने लगी। वही वरदान तो अब भी अपनी मस्ती में ही गाना गुनगुना रहा था, डांस कर रहा था। गुनगुनाते गुनगुनाते वरदान ने वंशिका की तरफ देखकर आंख मार दी और वही वंशिका के चेहरे की मुस्कुराहट और ज्यादा बड़ी हो गई। वरदान सच में अब अपनी वंशिका के साथ वह पल जीना चाहता था जो उसने इंतजार में खो दिए थे। देव तुमकतेकी सिने होयाए अरोम निमी शिने हाल याउसा हलेल याउसा खोस्तवाहाव निमी खोसा। थोड़ी देर बाद दिव्यांश ने भी एक वाइन का गिलास अपने सिर पर रखा और वह भी बिल्कुल वरदान के सामने जाकर डांस करने लगा। दोनों ही एक जैसे स्टेप कर रहे थे। बैकग्राउंड में गाना चल रहा था और वहां खड़े सारे लोग वरदान और दिव्यांश को ही देख रहे थे। दोनों के चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि वह दोनों कितना खुश है। अब तो शौर्य से भी रुका नहीं गया, उसने भी अपना कोट उतारा, अपने शर्ट की बाजू फोल्ड की और उन दोनों के पास चला गया। ओए मार मार साइन बेलार्जुन 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 कोटे स्मारक बेशरखुन बेशरखुन बेशरखुन। शौर्य ने भी एक वेटर की ट्रे में से वाइन का गिलास उठाया और अपने सिर पर रख लिया। फिर अपने दोनों हाथ फैलाए और वह भी वरदान और दिव्यांश की तरह डांस करने लगा। तीनों ही डांस कर रहे थे और तीनों ही खुश थे। शौर्य को देखकर सांझ बहुत ज्यादा खुश थी। उसने तो शौर्य का ये रूप पहली बार देखा था। शौर्य सच में आज बहुत खुश था। वह खुश क्यों था उसे भी नहीं पता था, लेकिन आज तीनों ही अपने अपने प्रॉब्लम को भूलकर उस मूवमेंट को एंजॉय कर रहे थे। ओयाई मार मार साइन बेलार्जुन 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 कोटे स्मार्टक बेशरखुन बेशरखुन बेशरखुन। वहां खड़े सारे अमेरिकन उन तीनों को देख रहे थे। सारे अमेरिका भी अब उन तीनों का डांस एंजॉय कर रहे थे। धीरे धीरे तीनों ने ही अपने सिर से वाइन का गिलास उतार दिया और एक हाथ में गिलास पकड़कर डांस करने लगे। जमाल जमालक जमालू जमाल कुडू जमाल जमालक जमालू जमाल कुडू। थोड़ी देर बाद दिव्यांश ने गिलास साइड में रखा और दृष्टि का हाथ पकड़ लिया। दृष्टि की गोद में देव था। देव को सांझ ने अपनी गोद में ले लिया और दिव्यांश दृष्टि के साथ डांस करने लगा। दृष्टि भी आज दिव्यांश के साथ डांस कर रही थी। उसने दिव्यांश को रोका नहीं, वैसे भी वह मन ही मन उसे माफ कर चुकी थी। वरदान ने दृष्टि को सब कुछ बता दिया था कि ये सब दिव्यांश ने नहीं बल्कि पैंथर ने किया है। पैंथर ने भी कोई खुश होकर ये नहीं किया था बल्कि मजबूर होकर किया था और दृष्टि ये बात समझती थी, इसलिए वह दिव्यांश को माफ करने का मन बना चुकी थी। बस अब वह थोड़े से भाव खा रही थी। वही दिव्यांश तो बस दृष्टि की आंखों में देखकर डांस कर रहा था। वरदान और वंशिका भी डांस कर रहे थे। शौर्य भी डांस कर रहा था, लेकिन उसने सांझ को डांस करने के लिए नहीं पूछा। वही सांझ तो बस शौर्य को देखकर देव का हाथ पकड़कर खुद ही डांस किया जा रही थी। शौर्य खुश होता था तो सांझ भी खुश होती थी। बिना अपने दर्द की परवाह किए हुए उसे बस शौर्य की खुशी दिखाई देती थी, क्योंकि शौर्य की कंडीशन किसी से छुपी हुई नहीं थी। सांझ शौर्य को समझती थी और इसीलिए अपनी पूरी लाइफ शौर्य को डेडिकेट करने के लिए भी तैयार थी। वही शौर्य वह भी अपनी लाइफ इनडायरेक्ट सांझ को ही डेडिकेट करने के लिए तैयार था, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था सांझ ही उसकी चाशनी है। सब बड़े खुश होकर डांस कर रहे थे। देखकर लग रहा था जैसे उनकी खुशियां लौट आई है। धीरे धीरे सब एक दूसरे की कंपनी को खूब एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर बाद सब एक साथ ही एक गोल सी टेबल पर बैठ गए और तभी दिव्यांश का फोन वाइब्रेट होने लगा। दिव्यांश इस वक्त फोन रिसीव नहीं करना चाहता था, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉल थी, इसीलिए वह फोन रिसीव करने के लिए एक साइड चल गया। दिव्यांश ने फोन रिसीव किया। वह वापस से दृष्टि के पास जाने लगा तो उसे एक दो बिजनेसमैन मिल गए। ना चाहते हुए भी दिव्यांश को अपना टाइम उनके साथ स्पेंड करना पड़ा। वह तीनों ही एक गोल सी टेबल पर बैठे हुए थे और ड्रिंक कर रहे थे। धीरे धीरे दिव्यांश को नशा होने लगा, लेकिन फिर भी उसका ध्यान बार बार दृष्टि की ओर ही जा रहा था, जो देव के साथ बैठी हुई बातें कर रही थी। वही दिव्यांश वहां से उठाना चाहता था, लेकिन अपने बिजनेस के चलते वह दोनों बिजनेसमैन को इग्नोर नहीं कर सकता था, इसलिए वह वहीं बैठा रहा। वही शौर्य बार काउंटर पर ड्रिंक कर रहा था, उसे भी नशा होने लगा। थोड़ी देर बाद देव दृष्टि को परेशान करने लगा। उसे अब शायद सोना था या वह उस माहौल को देखकर थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया। दृष्टि जाना नहीं चाहती थी, लेकिन देव को देखकर अब वह उस पार्टी में रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने वंशिका की तरफ देखकर कहा,
अंडरस्को बुआ जी चलो घर चलते हैं, काफी टाइम हो गया, देव भी सोना चाहता है। वंशिका ने हाँ में गर्दन हिला दी। वही वरदान, उसे तो पूरे तरीके से नशा हो चुका था, फिर भी वंशिका ने वरदान को बाजू पकड़कर उठाया और बोली, अंडरस्को चल जरा राजावत साहब, अब घर जाकर मैं भी तो आपको ड्रिंक करना सिखाऊंगी। ये सुनते ही वरदान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने दोनों हाथों से वंशिका के चेहरे को पकड़ा और माथे को किस करके कहा, अंडरस्को वंशिका तुम्हारे साथ तो मैं कुछ भी सीखने के लिए तैयार हूँ, बस तुम हमेशा मेरे साथ रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इतना कहकर वरदान ने वंशिका को नशे में ही गले लगा लिया। वही वंशिका वरदान को जैसे तैसे लेकर होटल से बाहर आई। दृष्टि ने एक नज़र दिव्यांश को देखा जो अभी भी बिजी था, फिर वह भी मजबूर होकर देव को लेकर वहां से वंशिका और वरदान के पीछे पीछे चली गई। वंशिका ने तब तक वरदान को गाड़ी की बैक सीट पर बैठा दिया था। वंशिका फिर दृष्टि के पास आई और दृष्टि से देव को अपनी गोद में लेती हुई बोली, अंडरस्को दृष्टि मुझे लगता है तुम्हें दिव्यांश के पास रुकना चाहिए। दृष्टि ना समझी में वंशिका को देखने लगी। वंशिका ने देव को अपने सीने से लगाया और उसे हल्की हल्की थपकी देते हुए कहा, अंडरस्को दृष्टि समझने की कोशिश करो, ना जाने कितने ही दिनों से दिव्यांश तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा है और अब तुम भी तो दिव्यांश के साथ में जिंदगी शुरू करने की सोच रही हो, तो तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें इस वक्त दिव्यांश के पास होना चाहिए। दृष्टि अब भी वंशिका को ही देख रही थी। वंशिका ने होटल के बाहर खड़ी हुई कुछ लड़कियों को दिखाया जो वन पीस पहनकर खड़ी हुई सिगरेट पी रही थी, कुछ के हाथों में बियर की बोतल भी थी। वंशिका ने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा, अंडरस्को देखो दृष्टि, अगर दिव्यांश को तुमने नहीं संभाला तो इनमें से कोई और संभाल लेगी, फिर तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। तुम्हारे और दिव्यांश के बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वह सब पैंथर की वजह से थी। तुम चाहो तो पैंथर पर जाकर अपना गुस्सा निकाल सकती हो, लेकिन दिव्यांश की इसमें कोई गलती नहीं थी। इनफैक्ट उस वक्त दिव्यांश को तुम्हारी जरूरत थी और तुम उसे अनजाने में छोड़कर आ गई। अब जाओ अपने दिव्यांश के पास, देव की चिंता मत करो, उसे मैं ठीक से सुला दूंगी। दृष्टि यही चाहती थी कि वह दिव्यांश के पास रुक जाए, बस वह अपने दिल की बात मान नहीं रही थी। लेकिन जब वंशिका ने उसे सामने से ऑफर किया तो उसका मन भी हुआ कि वह दिव्यांश के पास ही रुक जाए। वंशिका देव को लेकर गाड़ी में बैठ गई। उसने एक बार फिर खिड़की से दृष्टि को देखा और पलकें झुका दी और फिर उसने ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कह दिया। देखते ही देखते वरदान और वंशिका की गाड़ी वहां से जा चुकी थी। दृष्टि गाड़ी को जाते हुए देख रही थी, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी। फिर उसने अपनी आंखें बंद की और उसे वह लम्हा याद आया जब पैंथर ने सड़क पर ही घुटनों के बल बैठकर दृष्टि के पैरों पर अपने हाथ लपेट दिए थे और लगभग रोते हुए बोला था, अंडरस्को भाभी मेरे भाई को बदुआ मत दो। दृष्टि ने अपनी आंखें खोली और फिर वह होटल के अंदर वापस जाने लगी। दृष्टि जैसे जैसे चल रही थी उसे दिव्यांश के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे थे। जब दिव्यांश दृष्टि पहली बार करीब आए थे, दिव्यांश उस वक्त बहुत गुस्से में था, लेकिन गुस्से में भी उसने दृष्टि को हट नहीं किया। यही सब सोचती सोचती दृष्टि होटल के उस बार में आ गई जहां दिव्यांश उन दो आदमियों के साथ बैठा हुआ था। दृष्टि ने नजर घुमाई तो वहां दिव्यांश नहीं था। दृष्टि की दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। दृष्टि शौर्य को ढूंढने लगी, लेकिन वहां उसे शौर्य भी दिखाई नहीं दिया और न ही सांझ का कुछ आता पता था। दृष्टि ने पूरा बार देखा लेकिन उसे तीनों में से कोई दिखाई नहीं दिया। तभी एक वेटर ने आकर दृष्टि को कुछ इशारा किया और दृष्टि उसके इशारे को समझ गए। दृष्टि भागते हुए होटल के एक रूम के बाहर गई। वह रूम अंदर से बंद था। दृष्टि ने रूम को नॉक करते हुए कहा, अंडरस्को मिस्टर दिव्यांश क्या आप अंदर है? लेकिन ना तो उस कमरे का गेट खुला और ना ही अंदर से कोई आवाज आई। अब तो दृष्टि का दिल और जोरों से धड़कने लगा। उसे वंशिका की कही हुई बातें याद आने लगी कि अगर तुमने अपने पति को नहीं संभाला तो इनमें से कोई और संभाल लेगा। अब तो दृष्टि को घबराहट होने लगी। उसने फिर से गेट को नॉक करते हुए कहा, अंडरस्को मिस्टर रघुवंशी मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज गेट खोल दीजिए। लेकिन अब भी किसी ने गेट नहीं खोला। तभी वहां एक वेटर आया। दृष्टि ने उस वेटर को देखकर कहा, अंडरस्को मेरे हस्बैंड अंदर है, प्लीज ओपन इट। उस वेटर ने एक चाबी ली और उस गेट को खोल दिया। जैसे ही दृष्टि अंदर गई उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। दिव्यांश बेड पर लेटा हुआ था और उसके जस्ट ऊपर एक लड़की लेटी हुई थी जो दिखने में अमेरिकन थी। उस लड़की को देखकर दृष्टि की बोहें तन गई। वही उसने दिव्यांश को देखा जो पूरा नशे में था और नशे में भी बड़बड़ा रहा था, अंडरस्को शिकंजी आई लव यू। पहले तो दृष्टि को बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब उसने दिव्यांश के मुंह से अपना नाम सुना तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई।
शिकंजी आगे आई और उसने उस अमेरिकन लड़की की बाजू को पकड़कर दिव्यांश के ऊपर से उठाया और खींचकर एक चांटा उसके गाल पर जड़ दिया। वह अमेरिकन लड़की इंडियन चांटा झेल नहीं पाई और जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। दृष्टि का तो मन कर रहा था कि उस अमेरिका का खून कर दे। दृष्टि ने फिर से उसे बाजू से उठाया और उसे लगभग कमरे से बाहर धकेलती हुई गुस्से में बोली, अंडरस्को गेट लॉस्ट। अमेरिकन लड़की भी अपने गाल पर हाथ रखकर वहां से चली गई। दृष्टि ने सबसे पहले गेट बंद किया। दृष्टि गुस्से में दिव्यांश के पास आई। उसने एक पानी का गिलास उठाया और दिव्यांश का मुंह पर मारने को हुई, लेकिन फिर कुछ सोचकर रुक गई और उसने वह गिलास वापस से नाइट स्टैंड पर रख दिया। लेकिन इस वक्त दृष्टि को दिव्यांश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दिव्यांश के पास बैठकर दिव्यांश के गालों को थपथपा कर कहा, अंडरस्को मिस्टर रघुवंशी उठिए। लेकिन दिव्यांश इस वक्त होश में नहीं था। दृष्टि ने फिर से दिव्यांश को उठाते हुए कहा, अंडरस्को मिस्टर रघुवंशी उठ जाइए और मेरे गुस्से से बचना चाहते हैं तो, वरना सच कहती हूँ मैं गुस्से में कुछ कर दूंगी। लेकिन दिव्यांश को सच में होश नहीं था। अचानक ही दिव्यांश ने दृष्टि की कमर पर हाथ रखा और उसने करीब कर लिया और करवट लेकर अपने नीचे करते हुए उसकी गर्दन पर अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, अंडरस्को शिकंजी आई रियली लव यू, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। ये सब पैंथर ने किया और पैंथर ने भी जानबूझकर नहीं किया। उसे रणविजय सिंह राणा ने ब्लैकमेल किया था। तुम नहीं जानती, लेकिन पैंथर और पूर्वी भी एक दूसरे से दूर है। पैंथर ने मेरे लिए अपना प्यार डेडिकेट कर दिया। अब वह दोबारा पूर्वी से कभी नहीं मिलेगा। ना जाने ऐसी ही कितनी बातें दिव्यांश ने नशे में दृष्टि को बता दी और दृष्टि दिव्यांश की बातों को सुन रही थी। क्या दृष्टि दिव्यांश के साथ मेंशन वापस आ जाएगी? क्या शौर्य और सांझ का रिश्ता कभी सुलझ पाएगा? क्या वंशिका घर जाकर वरदान की बैंड बजाएगी? CH275 प्यार के पैल। लेकिन दिव्यांश को सच में होश नहीं था। अचानक ही दिव्यांश ने दृष्टि की कमर पर हाथ रखा और उसने करीब कर लिया और करवट लेकर अपने नीचे करते हुए उसकी गर्दन पर अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, अंडरस्को शिकंजी आई रियली लव यू, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी वजह से नहीं हुआ। ये सब पैंथर ने किया और पैंथर ने भी जानबूझकर नहीं किया। उसे रणविजय सिंह राणा ने ब्लैकमेल किया था। तुम नहीं जानती, लेकिन पैंथर और पूर्वी भी एक दूसरे से दूर है। पैंथर ने मेरे लिए अपना प्यार डेडिकेट कर दिया। अब वह दोबारा पूर्वी से कभी नहीं मिलेगा। ना जाने ऐसी ही कितनी बातें दिव्यांश ने नशे में दृष्टि को बता दी और दृष्टि दिव्यांश की बातों को सुन रही थी। ए फ्लैट आगे दिव्यांश के होंठ और ज्यादा हरकत करने लगे थे। जैसे ही दिव्यांश के होंठ हरकत करने लगे वैसे ही दृष्टि के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। दिव्यांश होश में नहीं था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि वह दृष्टि के पास ही है। दिव्यांश ने अपना चेहरा दृष्टि की तरफ किया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। दिव्यांश ने थोड़ा सा झुककर दृष्टि के होठों को कैप्चर कर लिया और दृष्टि ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। देखते ही देखते दिव्यांश के हाथ भी दृष्टि के बदन पर चलने लगे और थोड़ी ही देर में दोनों एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। दिव्यांश तो नशे में था, उसे तो ठीक से कुछ पता भी नहीं था, लेकिन दृष्टि वह तो होश में थी। आज दृष्टि ने होश में दिव्यांश के प्यार को एक्सेप्ट कर लिया था। तभी 1 घंटे बाद दिव्यांश ने दृष्टि को बाहों में भरा और बिना कुछ कहे सो गया। वही दृष्टि तो बस दिव्यांश के चेहरे को देख रही थी। दृष्टि की बाहें भी दिव्यांश पर कसती जा रही थी और दिव्यांश उसे तो होश नहीं था कि उसकी बाहों में उसकी दृष्टि है। अगर वह इस वक्त होश में होता तो शायद खुशी के मारे पागल ही हो जाता। वही दृष्टि ये सब सोच सोचकर मुस्कुरा रही थी कि जब दिव्यांश को पता चलेगा कि कल रात वो अपनी शिकंजी के साथ था तो कैसे रिएक्ट करेगा। दृष्टि की आंखों में तो नींद ही नहीं थी, वह तो बस दिव्यांश को ही देखती रही। न जाने रात के किस पहर दृष्टि दिव्यांश को देखते देखते सोई। वहीं दूसरी तरफ शौर्य को पूरी चढ़ चुकी थी। सांझ शौर्य को संभालती हुई होटल से बाहर ले आई। फिर उसने एक कैब बुक की और शौर्य को लेकर अपने अपार्टमेंट में आ गई। शौर्य को पार्किंग से अपार्टमेंट तक लाने में सांझ की बैंड बज गई। कहाँ सांझ हल्की फुल्की सी, कहाँ शौर्य एक भारी भरकम शरीर। फिर भी सांझ जैसे तैसे शौर्य को अपार्टमेंट तक ले आई। सांझ ने शौर्य को जैसे तैसे बेड पर लेटाया। तभी शौर्य ने सांझ का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लिया। शौर्य के ऐसे अपने ऊपर खींचने से सांझ की तो दिल की धड़कनें भागने लगी। उसे तो कुछ सेकंड के लिए डर भी लगने लगा। शौर्य को कुछ भी होश नहीं था। उसने सांझ के गाल पर हाथ लगाकर कहा, अंडरस्को तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छी हो। अगर चाशनी मेरी जिंदगी में नहीं होती तो मैं तुम्हें प्रपोज करने में सेकंड नहीं लगाता। लेकिन क्या करूं, उस लड़की ने मुझे बिना स्वार्थ प्यार किया है और अब मेरी बारी उसका इंतजार करने की। तुम बहुत अच्छी हो, मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो।
तुम मुझे कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा लड़का ढूंढ दूंगा जो तुम्हें हमेशा खुश रखेगा। शौर्य ये सारी बातें नशे में बोल रहा था, लेकिन सांझ ये बात समझ रही थी कि ये सारी बातें शौर्य के दिल से निकल कर आ रही है। शौर्य के ऐसा बोलने से सांझ की आंखें नम हो गई। वही शौर्य तो अपनी बात बोलकर फिर से नींद की आगोश में चला गया। सांझ शौर्य के ऊपर से उठ गई। सांझ ने शौर्य के शूज रिमूव किए, उसके कोट की जैकेट को जैसे तैसे निकाला, शौर्य की शर्ट के 2 बटन खोले ताकि शोर कंफर्ट होकर सो जाए। सांझ ने वह सारे कपड़े उठाए और कोच पर रखे और जैसे ही उसने पलटकर शौर्य को देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। शौर्य बेड पर ही वॉमिटिंग कर रहा था, जिसे देखकर सांझ की बहुत तन गई और सांझ दांत पिसती हुई खुद से बोली, अंडस्को इतनी पीती ही क्यों है, अगर झेली नहीं जाती तो। वही शौर्य तो थोड़ा सा टेढ़ा होकर बेड पर बस उल्टी पर उल्टी किए जा रहा था, जिसे देखकर सांझ बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई। उसे इस वक्त शौर्य से घिन आ रही थी, लेकिन बेचारी करती क्या, अपने प्यार के हाथों मजबूर थी, इसलिए वह जल्दी से शौर्य के पास गई और उसकी पीठ को थपथपाने लगी। थोड़ी देर थपथपाने के बाद शौर्य सीधा होकर लेट गया और फिर से नींद के आगोश में चला गया। वही सांझ ने शौर्य और बेड की हालत देखी तो उसे भी वोमिटिंग हो गई और उसने भी फर्श पर ही वोमिटिंग कर दी। सांझ को इस वक्त बहुत घिन आ रही थी। सांझ फिर उठी और वॉशरूम में गई। सांझ ने सबसे पहले अपने कपड़े चेंज किए और फिर आकर वोमिटिंग को साफ की। फिर उसने शौर्य को देखा, उसके सारे कपड़े गंदे हो चुके थे। सांझ पैर पटककर शौर्य के पास आई और उसने शौर्य की शर्ट को उसकी बॉडी से निकालकर एक साइड रख दिया। सांझ कुछ देर तक शौर्य की परफेक्ट बॉडी को ही देखती रही और फिर मन ही मन मुस्कुरा कर बोली, अंडस्को वैसे मैंने गलत बंदे को नहीं चुना, बंदा तो ये परफेक्ट है। इतना कहकर सांझ शौर्य के पास से उठ गई। फिर वह एक गिला कपड़ा लाई और उसने शौर्य की बॉडी को साफ किया। फिर बेचारी ने जैसे तैसे शौर्य को करवट दिलाकर बेडशीट भी निकाल दी, लेकिन अब बेडशीट बिछाने की हिम्मत सांझ के अंदर नहीं थी, इसलिए उसने शौर्य को ब्लैंकेट से कवर किया। फिर अपने प्यार के हाथों मजबूर होकर शौर्य के माथे पर किस किया और अपने कमरे में जाकर सो गई। वहीं दूसरी तरफ वंशिका ने देव को पालने में अच्छे से सुला दिया था और वरदान वह तो जैसे सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। वंशिका को वरदान पर बहुत गुस्सा आ रहा था और वह जैसे तैसे अपना गुस्सा कंट्रोल कर रही थी, लेकिन वरदान तो जैसे आज पूरा रोमियो बन चुका था। वह बार बार वंशिका का हाथ पकड़ता था और उसके साथ डांस करने लगता। बार बार वरदान को बेड पर बैठाती, लेकिन वरदान 2 मिनट के लिए भी बेड पर नहीं बैठा। वह बार बार खड़ा हो जाता और वंशिका को डांस करने के लिए अप्रोच करता। वही वंशिका को अब गुस्सा आ गया और उसने वरदान को हल्का सा धक्का देते हुए कहा, अंडस्को राजावत साहब जाकर सो जाइए, बहुत रात हो गई, पड़ोसी देखेंगे तो मजाक बनाएंगे। वरदान भी कहा मानने वालों में से नहीं था। वरदान फिर से वंशिका के पास गया। उसने वंशिका की कमर में हाथ डाला और खुद से सताते हुए कहा, अंडस्को कौन से पड़ोसी, ये इंडिया नहीं अमेरिका है और यहाँ किसी को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात देखने की, तो इंडिया हो या अमेरिका किसी में इतनी हिम्मत नहीं जो मुझे और तुम्हें प्राइवेट मोमेंट्स में देखे, और अगर किसी ने देखा भी तो उसकी आंखें निकालकर गोटियां खेलूंगा, गोटियां। कोट कहते हुए वरदान के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कुराहट थी। वही वंशिका का माथा पूरे तरीके से खराब हो चुका था। वंशिका ने कहा, अंडस्को तो आप ही बता दीजिए आप कैसे सोएंगे, क्या करूं मैं ऐसा जिससे आप सो जाए। वरदान ने वंशिका के साथ बोल डांस करते हुए कहा, अंडस्को मेरे साथ डांस करो। वंशिका इरिटेट होते हुए बोली, अंडस्को जब से पार्टी से आए हैं तब से डांस ही कर रहे हैं, ऐसा कौन सा माइकल जैक्सन घुस गया आपके अंदर जो निकलने का नाम ही नहीं ले रहा। वरदान को तो वंशिका की डांट से कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वह तो अब भी वंशिका के साथ बोल डांस कर रहा था। डांस करते करते अचानक ही वरदान ने वंशिका को दीवार से लगा दिया और वंशिका की दिल की धड़कनें बढ़ गई। वंशिका ने अपनी लड़खड़ाती जुबान में कहा, अंडस्को ये क्या कर रहे। वरदान नशे में था, लेकिन फिर भी उसे इतना होश था कि वह वंशिका के साथ क्या कर रहा है। वरदान अपने होठ वंशिका के कानों के पास ले जाकर बोला, अंडस्को अब तो सब कुछ ठीक हो गया कि अब भी हमारे बीच दूरी बनी रहेगी। वरदान की बात सुनकर वंशिका के रोंगटे खड़े हो गए। वरदान वंशिका लगभग 7-8 महीने से एक साथ थे, लेकिन दोनों के बीच फिजिकल कुछ नहीं हुआ था। वरदान ने वंशिका को कभी फोर्स नहीं किया, वहीं वंशिका ने अपनी शर्म के चलते वरदान को कोई इशारा भी नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वंशिका वरदान से दूर रहना चाहती थी, बस वह वरदान की पहल का इंतजार कर रही थी। वही वरदान ने पहल नहीं की क्योंकि वह खुद को वंशिका का गुनहगार समझता था।
उसे लगता था वंशिका रणविजय सिंह राणा के कैद में उसकी वजह से रही। अगर वह सही टाइम पर सही डिसीजन लेता तो वंशिका के इंतजार में इतने साल नहीं गुजारने पड़ते और वंशिका टॉर्चर से नहीं गुजरती। वंशिका ने वरदान की आंखों में देखा तो वरदान ने गहरी सांस लेकर फिर कहा, अंडस्को, बताओ ना वंशिका, क्या अब भी मैं तुम्हारे करीब नहीं आ सकता? क्या अब भी तुम मुझसे नाराज हो? वंशिका, मैं जानता हूँ कि मैं होश में नहीं हूँ। समझ लो कि मैं इसी वक्त तुमसे इजाजत मांग रहा हूँ। एक बार होश में आ गया तो फिर तुमसे दूर हो जाऊंगा। मना मत करना वंशिका, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है। वंशिका ने अपना माथा वरदान के माथे से लगा लिया और उसकी आंखों से खुशी का एक आंसू गिर गया। वंशिका के राजावत साहब आज भी नहीं बदले थे, वैसे के वैसे ही थे। वंशिका ने अपनी बाहें वरदान की कमर पर लपेट दी। वही वरदान ने भी वंशिका को कसकर गले लगा दिया। वरदान वंशिका से थोड़ा सा दूर हुआ और अगले ही पल वरदान ने वंशिका को किस कर लिया। एक किस के बाद वरदान ने वंशिका को गोद में उठाया और बैग पर ले आया। देखते ही देखते वरदान और वंशिका के बीच की दूरी भी खत्म हो गई। वरदान ने सच में वंशिका का बहुत इंतजार किया था और आज नशे की हालत में उससे प्यार करने की इजाजत भी मांग ली। वही वंशिका तो कब से इंतजार कर रही थी कि वरदान पहल करे, और आज जब वरदान नशे में पहल की तो वंशिका ने वरदान को नहीं रोका। पूरे 18 साल बाद दोनों एक दूसरे की आगोश में सुकून के पल बिता रहे थे। कुछ वक्त बाद वरदान ने वंशिका के सिर को अपने बाजू पर रख लिया और देखते ही देखते वह दोनों भी सो गए। वही देव भी लेटे हुए थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर वह भी सुकून से सो गया। आज की रात सबके लिए खुशियों के कुछ पल लेकर आई थी। दिव्यांश दृष्टि के बीच की दूरी खत्म हो गई थी। वरदान ने वंशिका से अपने प्यार को आगे बढ़ाने की इजाजत मांग ली थी। वही शौर्य ने नशे में ही सही लेकिन सांझ को अपने दिल की बात बता दी थी। इंडिया में हर्षवर्धन की जब आंख खुली तो उसने दोनों हाथ फैलाकर अंगड़ाई तोड़ी और तभी उसने अपनी गर्दन और कमर में दर्द महसूस किया। उसने अपनी गर्दन चटकाई और फिर उसने देखा तो वह बैठा बैठा ही सो गया था। हर्षवर्धन ने हल्का सा पलटकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। हीर भी बैठे बैठे ही सो गई थी ताकि हर्षवर्धन को डिस्टर्ब ना हो। हर्षवर्धन उठा और बोला, अंडस्को, ये लड़की भी ना पूरी पागल है। बाहर से कितना भी मॉडर्न बनने की कोशिश कर ले लेकिन अंदर से तो मेरी साहिबा ही है। इतना कहकर हर्षवर्धन ने हीर को गोद में उठा लिया। हर्षवर्धन ने जैसे ही हीर को गोद में उठाया हीर की आंख खुल गई, लेकिन पूरे तरीके से वह नींद की गिरफ्त में ही थी। हीर ने जब महसूस किया कि वह अपने साहब की गोद में ही है तो उसने अपनी बाहें हर्षवर्धन के गले में लपेट दी और हर्षवर्धन उसे लेकर बेडरूम में आ गया। हर्षवर्धन ने वंशिका को अच्छे से लेटाया और फिर खुद उसके पास लेट गया। हर्षवर्धन ने हीर से थोड़ी सी दूरी बनाई हुई थी। हीर थोड़ा सा आगे आई, उसने अपना सिर हर्षवर्धन की बाजू पर रखा और उसे कसकर गले लगा लिया और थोड़ी ही देर में दोनों फिर से नींद की आगोश में चले गए। राजवीर का घर। राजवीर की जब आंख खुली तो सुबह के 11 o'clock बज रहे थे। रूही और राजवीर दोनों ही लेट नाइट सोए थे, इसीलिए दोनों में से किसी की आंख खुल नहीं रही थी। राजवीर ने अपने एक हाथ से रूही के बालों को सहलाया और उसके माथे को किस कर लिया और फिर अपनी बाहें रूही पर कस दी। थोड़ी देर लेटे रहने के बाद राजवीर ने धीरे से रूही को खुद से दूर किया और उठकर वॉशरूम में चला गया। राजवीर फ्रेश होकर बाहर आया और किचन में चला गया। आज संडे था इसीलिए उसे ऑफिस नहीं जाना था। राजवीर ने फिर अपने और रूही के लिए नाश्ता बनाया। वही रूही की आंख भी खुल गई। रूही ने टाइम देखा तो 12 o'clock बज गए थे और रूही झटके से उठ गई। हवा की स्पीड से वॉशरूम में भागी और 15 मिनट में ही तैयार होकर बाहर आ गई। रूही को लगा शायद राजवीर आज भी उसे सोता हुआ छोड़कर चला गया। रूही जल्दी जल्दी किचन में गई और खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोली, अंडस्को, राजवीर के लिए लंच बना देती हूँ, फिर ऑफिस लंच लेकर चली जाऊंगी। पता नहीं कुछ खा कर गए भी होंगे या नहीं, मैं भी ना बस बहुत ज्यादा ही सोती हूँ। तभी उसे पीछे से राजवीर की आवाज सुनाई दी, अंडस्को, बीवी, आज संडे है, क्या सब कुछ ठीक हो रहा है? क्या रिएक्शन होगा सुबह शौर्य और दिव्यांश का?